हाँ, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर। तो आज का जो टॉपिक है वो पीडीएच एसडीएच हमको पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। थोड़ा इसका प्रिंसिपल क्या है वो भी हम समझेंगे, कौन से उपकरण यूज़ करते हैं। और यदि थोड़ा टाइम बचता है तो थोड़ा सा एमपीएलएस का कॉन्सेप्ट भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये नई टेक्निक है जो कि पीडीएच और एसडीएच को सुपरसीड करने जा रही है। नेक्स्ट 3-4 साल में पीडीएच एसडीएच खत्म हो जाएगा और आईपीएमपीएलएस पर ही हम सभी सर्किट चलाने जा रहे हैं। तो यदि टाइम परमिट करेगा तो थोड़ा सा एमपीएलएस में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमको मीडिया चाहिए होता है। मीडिया हम पहले पढ़ के आ गए हैं, केबल हमने एक क्लास की है पहले, उसमें हमने केबल के बारे में पढ़ा हुआ है। अलग-अलग तरह की केबल हमने पढ़ी हैं। तो लास्ट में जो हमने केबल पढ़ी वो थी ऑप्टिकल फाइबर केबल। फाइबर केबल में जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि अभी तक हम उस केबल, फाइबर केबल की बैंडविड्थ पता नहीं कर पाए हैं। बैंडविड्थ का मतलब कि हम उसमें कितनी स्पीड का डेटा भेज सकते हैं, वो अभी तक हम नहीं पता कर पाए हैं। किताब में हमने पढ़ा था 20 टेराबाइट तक अभी तक पॉसिबल हो गया है। 20 टेराबाइट तक की स्पीड हम ले जा सकते हैं। जब हम ये स्पीड को ले जाते हैं, ये सिग्नल को ले जाते हैं, तो यदि हम पुराने तरीके की बात करें तो मैन टू मैन कम्युनिकेशन होता था कि एक आदमी एक बार में एक ही से बात कर पाएगा। लेकिन हम एक साथ मीडिया में बहुत सारे लोगों की बातचीत करा दें, इसके लिए हमें मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग हमें करना होता है। मीडिया हमारे पास लिमिटेड है, एक ही मीडिया उपलब्ध है। उसी मीडिया से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको बहुत सारे लोगों की वॉइस को लेकर के जाना है। तो जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है, और अभी हम फाइबर में देखते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मकवाना जी, आपका माइक म्यूट करेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल किया गया माइक्रोवेव के समय पर। इसमें हम क्या करते हैं, चैनलों को मल्टीप्लेक्स करके कैरियर पर सुपर इम्पोज करा करके ट्रांसमिशन लिंक पर भेजते हैं। लेकिन हम अभी फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर रहे हैं। उसमें टीडीएम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव अभी ऑब्सलीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। एफडीएम का इस्तेमाल हम आज भी देखते हैं। आज के समय में भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एफडीएम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर में हम टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास माध्यम एक ही है। जो चित्र आप देख रहे हैं सामने, तो माध्यम आपके पास एक ही है। उस माध्यम में यहाँ एक एग्जाम्पल में 4 चैनल दिखाए गए हैं। 4 चैनल को एक साथ इस माध्यम से भेजना है, उसके लिए यहाँ पर एक गेट दिखाया गया है। गेट जब भी हम इनेबल करेंगे तो जिस नंबर का गेट इनेबल होगा वो दोनों एंड पर, ट्रांस एंड पर और रिसीव एंड पर सेम गेट इनेबल होगा। चैनल 1 का गेट इनेबल किया है तो ये स्विच चैनल 1 से कनेक्टेड होगा, और सेकेंड एंड पर भी चैनल 1 से कनेक्टेड होगा। चैनल 1 की इंफॉर्मेशन मीडियम के थ्रू पास होकर के रिसीवर एंड पर चैनल 1 को जाएगी। जैसे ही गेट डिसेबल होगा चैनल 1 का, चैनल 2 का गेट इनेबल हो जाएगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कब कौन सा गेट इनेबल हो, डिसेबल हो?
इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं TDM, टाइम डिवीजन। हमने यहाँ क्या किया हुआ है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम टाइम को ध्यान में रख रहे हैं, और हमने टाइम स्लॉट बना दिए हैं। उन टाइम स्लॉट पर कौन सा चैनल हमें देना है, वो चैनल उसी टाइम स्लॉट पर आगे निकलेगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको PDH में, PCM में, सॉरी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन नई तकनीक है जिसका उपयोग हम PDH में देखते हैं। PCM में बेसिक 5 स्टेप होते हैं। एक बार ये AST के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन की सैम्पलिंग सीक्वेंसिंग पूछी गई है। ये जो 5 स्टेप हैं, इनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, ये पूछी गई है। उसमें फिल्टरिंग को हटा दिया गया था, और सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग, लाइन कोडिंग, ये सीक्वेंस था। तो इसको आपको याद रखना है। पहला स्टेप है फिल्टर। हम जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ये इंफॉर्मेशन 4 किलोहर्ट्ज की है। 4 किलोहर्ट्ज क्या है? ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी, जो हम बोल सकते हैं। तो जो हम बोल सकते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फ्रिक्वेंसी में यदि हम देखें, तो यहाँ FDM में इन्होंने बताया है 300 से 3400 हर्ट्ज होता है। ये हमारी स्पीच की फ्रिक्वेंसी है, 300 से 3400। लेकिन चूंकि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं 0 से 4000, और हम इसको बोलते हैं 4 किलोहर्ट्ज का बैंड। तो फिल्टरिंग करने में हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप है हमारा फिल्टरिंग का, हम फिल्टर लगा देते हैं किसी भी स्पीच चैनल के इनपुट पर, और हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जाने वाले सिग्नल को कि वो 4000 हर्ट्ज के अंदर का ही सिग्नल पास हो। उसके ऊपर का जो भी अनवांटेड सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाए। तो ये फिल्टर क्या करता है, एक तरह से लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। 0 से 4000 हर्ट्ज के सिग्नल को अंदर जाने देता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा सैम्पलिंग। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने पे पाया कि यदि हम सिग्नल को इसी रेंज में भेजें, 4000 4000 4000 के रेंज में, तो रिसीवर एंड पर जब ये सिग्नल जनरेट होगा, तो रिसीवर एंड पर ये सिग्नल डिस्टॉर्टेड होगा, डिस्टॉर्टेड जनरेट होगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है ट्रांसमीटर एंड से, वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर एंड को नहीं मिलेगी। तो हमारा जो बेसिक पर्पज है कम्युनिकेशन का, कि जो सिग्नल भेजा जाए वही रिसीव हो, वो सॉल्व नहीं होता। तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके सैम्पलिंग थ्योरम इजाद करी, और उन्होंने बताया कि यदि आपको जो सिग्नल भेजना है, वो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी यदि हम डबल करके उसके सैंपल बना करके भेजें, तो हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएंगे रिसीवर एंड पर। सैम्पलिंग क्या करता है कि सिग्नल को तोड़ता है, सैंपल बनाता है। रेट क्या है उस सैम्पलिंग थ्योरम का? रेट क्या है कंडीशन? उस थ्योरम का नाम है नाइक्विस्ट थ्योरम। नाइक्विस्ट थ्योरम बोलती है कि यदि आपको रिसीवर एंड पर सिग्नल एज इट इज चाहिए, जैसा कि ट्रांसमीटर एंड पर था, तो आपका जो सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के डबल रेट से आप सिग्नल को सैंपल करें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। सैम्पलिंग थ्योरम हमने देखा कि जो आपकी हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी है उसके डबल रेट से यदि हम सिग्नल को सैंपल करें और उसको ट्रांसमिट करें तो हम रिसीवर एंड पर उसको रीजनरेट कर पाएंगे और जो ओरिजिनल हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो हम दे पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कितनी होनी चाहिए? ट्वाइस ऑफ हाई देखा 300 से 3400 होता है 0 से 4000। इसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो पीडीएच का या एसडीएच का। आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? तो आवाज नहीं आ रही सर? परमार जी, अभी आया सर। क्या आ रही है ना? बीच में आप लोग थोड़ा बोलते रहेंगे तो मुझे पता रहेगा और कम्युनिकेशन हो रहा है वो करके आए थे एक आपकी आवाज आवाज कट रही है। के अभी सुनाई दे रही है? अभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। सुनाई दे रही है, बढ़िया। जो पीछे हमने एक चित्र देखा था उसमें हमने देखा था कि गेट जब भी ऑन होगा तभी वो पर्टिकुलर चैनल ट्रांसमिट कर पाएगा। इस गेट को कंट्रोल करने के लिए जो पल्स भेजी जाती हैं वो ये पल्स का यहाँ पर सीक्वेंसिंग दिखाया गया है कि पहले चैनल के लिए गेट ऑन होने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पर ही वो पल्स भेजी जाएगी जब उस गेट को हम ऑन कराना चाहते हैं। ठीक है ना? तो प्रत्येक गेट के लिए उसकी पल्स भेजी जाएगी जो कि दूसरे गेटों के लिए उनके टाइम से अलग होगी। तो जब टाइम अलग कर दिया इसी को हमने बोला टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 30 चैनल का जो पीसीएम सिस्टम होता है इनके जो फ्रेम बनती है इसको 125 माइक्रोसेकंड में भेजा जाता है, लेकिन 125 माइक्रोसेकंड में भेजने के लिए 30 चैनल को हमें टोटल 32 टाइम स्लॉट की जरूरत पड़ती है। कितने टाइम स्लॉट की जरूरत पड़ती है? 32 टाइम स्लॉट। 32 में से 30 टाइम स्लॉट तो ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच, जो स्पीच हम भेजने जा रहे हैं जो हमारा सिग्नल है उसके लिए यूज करते हैं। 2 टाइम स्लॉट एक्स्ट्रा होते हैं
ये 2 टाइम स्लॉट में, एक में हम सिग्नलिंग का सिग्नल भेजते हैं और एक में हम सिंक्रोनाइजेशन का सिग्नल भेजते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पीसीएम फ्रेम का टाइम स्लॉट कितना होता है। पीसीएम फ्रेम का टोटल टाइम पीरियड, टाइम स्लॉट नहीं, टाइम पीरियड, तो 125 माइक्रोसेकंड टोटल टाइम पीरियड है। इसमें कितने टाइम स्लॉट होते हैं एक फ्रेम में, तो इसका उत्तर है 32। इन 32 में से कितने में स्पीच जाता है, इसका उत्तर है 30। 2 एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट हैं जिसमें हम सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन भेजते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप हमने पढ़ा फिल्टरिंग, नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा सैंपलिंग। अब अगला स्टेप है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब हम पीसीएम सिग्नल को सैंपल बना दिए हैं, जब हम डिजिटल सिग्नल को सैंपल एनालॉग सिग्नल के सैंपल बना दिए हैं, तो उसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। हम ये पीसीएम की प्रक्रिया क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि हमें सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल बनाना है, जिससे कि हम उसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन करा सकें। तो पीसीएम सिग्नल को हमें तोड़ना होता है और उनको कन्वर्ट करना होता है पीएएम सिग्नल में, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र है, उसके थ्रू आपको बताते हैं। ये एक एनालॉग सिग्नल दिख रहा है जिसका कर्व हम देख पा रहे हैं। उस कर्व में 5 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, 5 कर्व दिए गए हैं। और उन 5 कर्व में नीचे आपको ये 2 लाइन दिख रही हैं, ये टाइम सेकेंड है जिसमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। टाइम कहाँ से मिला हमको, टाइम हमको मिला सैम्पलिंग के द्वारा। 125 माइक्रोसेकंड का टाइम हमको मिला है, उसके द्वारा हम सैंपल करने जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं सिग्नल को। सिग्नल को हमने ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद में ये जो सिग्नल यहाँ पर कट हुआ ए पॉइंट पर, तो इसकी जो टॉप है वो टॉप पर कर्व रहेगी। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं उसको समझाऊंगा आपको तो ठीक रहेगा। ये हमारा वॉइस सिग्नल है। वॉइस सिग्नल को हम जब मैथमेटिक्स में देखते हैं तो साइन वेव के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है ना, एनालॉग वेव को। तो ये साइन वेव मैंने यहाँ पे बता दी। अभी पहला स्टेप क्या किया है, फिल्टरिंग किया है। तो फिल्टरिंग करने में हमने क्या किया है, सिग्नल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 4000 के भीतर का सिग्नल जाए, 0 से 4 के, उसके ऊपर के अनवांटेड सिग्नल को नहीं जाए। अब अगला स्टेप जो है वो क्या है, सैंपल करना। तो जो हमारा एनालॉग सिग्नल स्पीच का है, मान लेते हैं इस तरह का सिग्नल है कोई, तो हमने क्या किया हुआ है कि जो ये टाइम एक्सेस है, एक्स अक्ष को हमने क्या बोला है, टाइम, और वाई अक्ष को हमने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड। तो हमने क्या किया है, टाइम अक्ष को हमने इक्वल भागों में बांट दिया है, और ये भागों में बांटने की प्रक्रिया को ही हमने बोला है सैंपलिंग। सैंपलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिनल सिग्नल को हम एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि इसकी जो इम्पल्स है उसकी वैल्यू 1 है। आपको पता है कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करेंगे
तो हमको वही संख्या मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा शेप है फ्रीक्वेंसी स्पीच कर्व का, हम उसको वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा वो है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम ये यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस टाइम पर ये मल्टीप्लाई होगा उस टाइम पर इस कर्व का वैल्यू कितना है एम्पलीट्यूड का, वही वैल्यू रहने वाला है ना। ये अलग अलग स्टेप पर हम जा करके मल्टीप्लाई, तो जब हम कर्व को देखें तो कर्व अब हमें इस तरह से ये हमने सेकेंड स्टेप कर लिया। जब हम इसको ऑसिलोस्कोप में थोड़ा और एनलार्ज करके देखते हैं तो एनलार्ज करने में इस तरह से दिखेगा। ये पल्स जो है वो आपके कर्व की शेप लिए हुए होती है। ये इसको हम बोलते हैं पीएएम सिग्नल। क्या बोलते हैं? पीएएम सिग्नल। अब ये पीएएम सिग्नल को हमको जो इसकी ऊपर टॉप है उस टॉप को फ्लैट करना होता है। क्यों फ्लैट करना है? क्योंकि ये अभी फ्लैट नहीं है। जब हमने सैंपलिंग किया तो ये फ्लैट करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्वांटाइजिंग। क्यों ऐसा करना है हमें? क्योंकि हमको यहाँ इसको सैंपल करने के बाद में इसको इक्वेट करना है हमारे रेफरेंस से। यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे तो रेफरेंस के पॉइंट क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं कोडिंग में। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो हमको ये नहीं पता है कि हम इस एज पर इक्वेट करें या इस एज पर इक्वेट करें, यहाँ पर इक्वेट करें या यहाँ पर हम इसका रेफरेंस ढूंढें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो टॉप है इसको फ्लैट करना होता है। तो टॉप को फ्लैट करना या टॉप को एवरेजिंग करने का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजिंग, जिसको हम बोलते हैं पीएम सिग्नल बनाना। ठीक है, क्वांटाइजिंग में ही आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। ठीक है, इसमें दो तरह के नियम होते हैं, म्यू लॉ और ए लॉ। उनके द्वारा हम ये कंप्रेशन और एक्सपांशन करते हैं। तीसरा हो गया आपका, इसको आपने फ्लैट कर दिया, इस प्रक्रिया को क्या बोला? क्वांटाइजिंग। चौथी प्रक्रिया का नाम है एनकोडिंग। एनकोडिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वाई एक्स है, वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको जो डिजिटल सिग्नल बनाना है वो 8 बिट का डिजिटल सिग्नल बनाना है। 8 बिट के डिजिटल सिग्नल को बनाने के लिए हमको बाइनरी करना है कन्वर्ट। तो 2 टू दी पावर 8, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 टू दी पावर 8 की वैल्यू 256। तो हम यहां से शुरू करेंगे 0 से, जो ओरिजिन है वो क्या है? 0। और यहां तक गिनते रहेंगे तो 0 से गिनती चरण गिनना है तो आखिरी गिनती क्या होगी आपकी? 255। 0 से गिनती गिनेंगे, कहां तक गिनेंगे? 255 तक। तो टोटल काउंट कितनी हो जाएगी? 256 हो जाएगी। अब हम इसको जो हमारी पल्स हमने सैंपल करने के बाद और क्वांटाइज करने के बाद पाई, उसको हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन में। और हम देखेंगे कि जो हमारी एनालॉग वैल्यू, ये क्या है भाई? कर्व जो है ये एनालॉग है, इसको हमने प्रोसेस कर दिया है सैंपल और क्वांटाइज करके। और हम चौथे स्टेप में जिसका नाम है एनकोडिंग, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस इम्पल्स को एक्स अक्ष पर जो हमने सैंपलिंग, जो हमने कोडिंग किया है 2 टू दी पावर 8, उससे इक्वेट करा रहे हैं कि ये पल्स इस लेवल पर कहाँ मिल रही है। वो प्रत्येक लेवल 8-8 बिट का अपना रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 है तो 0 तो एनालॉग वैल्यू है, लेकिन इसकी डिजिटल वैल्यू क्या होगी? 8 0। बाइनरी नंबर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
8 बार 0। वन को कैसे लिखेंगे? तो 7 0 पहले रहने वाले हैं और उसके बाद 1 आ जाएगा। 2 को कैसे लिखेंगे? 1 0 से। 3 को कैसे लिखेंगे? 1 1 से। ऐसे हम ये बाइनरी की गिनती पढ़ते हैं। और आखिरी जो हमारा अंक है 255, 255 में क्या हो जाएगा? 8 1 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एनालॉग सिग्नल लिया था शुरुआत में, उसको हमने पहले फिल्टर किया, फिर सैंपल किया, फिर क्वांटाइज किया और उसको यहाँ एनकोडिंग के दौरान हमने इक्वेट करा दिया वाई अक्ष पर लेवल लेकर के। वो लेवल के लिए नियम क्या रखा हमने? नियम रखा कि हमको डिजिटल सिग्नल बनाना है 8 बिट का, ये नियम रखा। तब हमें कॉन्सेप्ट मिला कि 0 से 255 लेवल हमको इस वाई अक्ष पर लेने पड़ेंगे। और हमने जब इस पीएम सिग्नल को यहाँ पर मैच कराया तो हमको एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट का डिजिटल नंबर हमको यहाँ पर पता है। तो इस तरह से हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रक्रिया आपको समझ में आई पल्स कोड मॉड्यूलेशन की? तो ये 4 स्टेप में हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर उन्होंने एक छोटे लेवल के लिए बताया है। 8 बिट की जगह पर इन्होंने 3 बिट ले लिया है। 3 बिट में आप देखोगे 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक टोटल 8 काउंट हो जाएंगी। 2 to the power 3 करेंगे तो 2 into 2 into 2 टोटल हमको 8 मिलता है। गिनती चालू हुई है 0 से, खत्म हुई है 7 पर। ये पॉइंट जहां पर हमने सैंपल किया था, पीएम किया था, वो कहां पर मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है इस लेवल पे 5 नंबर पे, जिसका की बाइनरी नंबर है 101। बी कहाँ मैच हो रहा है? 6वें लेवल पर, जिसका बाइनरी नंबर है 110। सी कहाँ मैच हो रहा है? तीसरे लेवल पर, उसका सी मैच हो रहा है तीसरे लेवल पर, उसका बाइनरी नंबर है 011। डी मैच हो रहा है 0 लेवल पर, जिसका बाइनरी नंबर है 000। ई मैच हो रहा है पहले लेवल पर, जिसका बाइनरी नंबर है 001। तो इस तरह से हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये एक तरीका बताया है जहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखा हुआ है। ये दूसरा तरीका है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग को काउंट किया गया है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विंग को काउंट किया है। यहाँ पर कोडिंग करी गई है 4 बिट के द्वारा। 4 बिट का मतलब होता है 2 to the power 4 16। तो हमने जो हमारी अक्ष है वाई अक्ष, उसको हमने 16 भागों में बांट दिया है। 0 से 7 8 भाग हो गए ये, और 0 से 7 8 काउंट इधर नीचे हो गए। तो 8 ऊपर और 8 नीचे, टोटल 16 काउंट हो गए। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये इम्पल्स दिखा रही है, ये इम्पल्स को हमें यहाँ मैच कराना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एनालॉग सिग्नल को पीसीएम का उपयोग करके डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें एक आखिरी पॉइंट बचता है, 5 स्टेप होते हैं। तो आखिरी स्टेप है आपका लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है पीसीएम में? कि जब हम बाइनरी सिग्नल को 0 और 1 के उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और इसको ट्रांसमिट कर देते हैं, तो ट्रांसमिट करने के दौरान सेकेंड एंड पर, रिसीवर एंड पर, वो सिग्नल एज इट इज हमको वहाँ रिक्रिएट कर पाए हम, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसमिशन लाइन की वो मैच करानी होती है दोनों एंड पर। तो इसके लिए क्या करना होता है? क्लॉक रिकवरी हमें करानी होती है। ये प्रक्रिया हम करते हैं पूरी लाइन कोडिंग में। तो लाइन कोडिंग करने के लिए अलग अलग तरह की कोडिंग यूज की जाती है। उनमें ये कोडिंग करते क्या है एक्चुअली में? ये कोडिंग जो है क्लॉक रिकवरी सेकेंड एंड पर कराते हैं, जिससे कि मैचिंग हो जाए कि आपने यहाँ से कंट्रोलर की आवाज भेजी यूजिंग पीसीएम, आपने भेजा कि स्टेशन फलाना ये गाड़ी आ रही है, इसको लूप लाइन में ले लें। तो ये मैसेज सेम टाइम पर डिलीवर हो जाए मास्टर को, कि वो स्टेशन मास्टर सुन ले कि हाँ भाई कंट्रोलर बोल रहा है ये गाड़ी आ रही है, इसको लूप लाइन में लेना। यदि ये टाइमिंग मैच नहीं होती है और सिग्नल पहुंच जाए उधर पे कि भाई गाड़ी को थ्रू जाने दो, तो ये मिसमैच ना हो,
इसके लिए हमको टाइम जो क्लॉक रिकवरी है वो कराना जरूरी होती है कि भाई हम जो सिग्नल भेजना चाह रहे हैं वो सिग्नल की इंटीग्रिटी बनी रहे, वो सिग्नल चेंज ना हो जाए रिसीवर एंड पर। इसके लिए कोडिंग करनी होती है लास्ट स्टेप में, जिसका नाम है लाइन कोडिंग। अलग अलग तरह के कोड बनाए गए हैं, लेकिन पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पीसीएम में कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया जाता है, या पीडीमक्स में कौन सी कोडिंग यूज की जाती है। इसका उत्तर है HDB3 कोड। आप लोग इसको नोट कर लें, HDB3 कोड। पहला कोड है AMI कोड। AMI का नाम है अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। तो आप देख रहे हैं एक सिग्नल दिया हुआ है जिसमें अल्टरनेट 1010101001 हम देख पा रहे हैं। एक सिग्नल है 1010010111। इसको, ये बाइनरी नंबर है एक, इसको AMI कोड में कन्वर्ट किया है। तो अल्टरनेट मार्क का मतलब होता है कि जब भी 1 आएगा पिछले 1 से उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पहला 1 आया, पहले 1 को पॉजिटिव रखा, 0 आया, 0 को 0 रखा। अगला 1 आया तो पहला 1 कैसा था, पॉजिटिव, तो उसके अगले को क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया। फिर 2 0 आए, 0 ही रहे वो। फिर अगला 1 आया तो पिछले 1 से नेगेटिव से वो अपोजिट हो जाएगा, अल्टरनेट मार्क, तो ये 1 बना दिया। इस तरह से ये सिग्नल बनाया गया था, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इस उपयोग कर रहे हैं हाई डेंसिटी बाइपोलर ऑफ ऑर्डर 3। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ। तो HDB3 जो कोड है, ये कोड आपका PDH में इस्तेमाल किया जाता है, PDMux में, जिसको आप लोग लिख लेंगे। ये 3 का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है ट्रांसमीटर एंड से सिग्नल जनरेट होते हैं, बाइनरी में सिग्नल जनरेट होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंसिंग में लगातार 0 आ जाते हैं। 0 0 0 0 0 0 की सीक्वेंसिंग जाती है, और उस सीक्वेंसिंग में रिसीवर कहीं ये ना समझ ले कि ट्रांसमीटर बंद हो गया। लगातार 10 0 आ गए और रिसीवर ये ना समझ ले कि ट्रांसमीटर अभी बंद हो गया है, वो सिग्नल नहीं भेज रहा है, तो रिसीवर भी रिसीव नहीं करे। ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए कोड खोजा गया जिसका नाम रखा गया HDB3। मतलब 3 0 आने के बाद में यदि चौथा भी 0 आता है तो उसको 1 बना देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वायोलेशन बिट। वायोलेशन मतलब नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, कि जाना चाहिए था 0 लेकिन भेज दिया 1। तो जब ये कोड जनरेट करेंगे ट्रांसमीटर एंड पर, तो इसका उपयोग रिसीवर एंड पर डिकोड करने के लिए भी किया जाएगा, जो कि चेक करेगा कि वायलेशन बिट कब आ रही है, उसको वापस 0 बनाना है। तो ये कोडिंग इस्तेमाल की जाती है पीसीएम में। यहाँ पर आप देखेंगे 1 आया, पॉजिटिव में भेज दिया, अगला 1 आया, उसको नेगेटिव में भेज दिया, फिर 0 आया, उसके बाद ये 0 आ रहे हैं 3 0, 1 2 3 0, उसके बाद में चौथा 0 आ गया तो उसको 1 बना करके भेज दिया है। ठीक है। यदि ये प्रक्रिया बार बार आती है तो एक बी बिट भी भेजी जाती है, जो 4 कंसेक्यूटिव 0 यदि बार बार आते हैं तो बी बिट भी भेजी जाती है। तो ये चीज तो पेपर में नहीं पूछी जानी है, लेकिन आपको कोड का नाम पता होना चाहिए, कौन सा कोड हम इस्तेमाल करते हैं। हम कोड इस्तेमाल करते हैं HDB3 कोड। अगला हमारा टॉपिक है फ्रेम स्ट्रक्चर। पीसीएम में जब हम PDMux में काम करते हैं तो PDMux हमारा जो रेलवे में हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, वो PDMux 32 टाइम स्लॉट 30 चैनल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है एक फ्रेम, उसमें टोटल 32 टाइम स्लॉट हैं। चूंकि बाइनरी नंबर में हम गिनती हमेशा 0 से चालू करते हैं, जैसे कि हम पीछे देख कर क्या है 2 to the power 8 में हमने एक वैल्यू निकाली थी 256, लेकिन गिनती हमने गिनी थी 0 से 255 तक, तो काउंट टोटल 256 हो गई थी। इसी तरह से यहाँ पर भी है, 0 से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 31 पर, तो 1 से 31 तक की गिनती तो 31 हो गई, प्लस इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल 32 काउंट हो गए आपके। तो 0 से लेकर के 31 तक टोटल फ्रेम होती है, जिसमें
टाइम स्लॉट 1 से टाइम स्लॉट 15 तक चैनल नंबर 1 से चैनल नंबर 15 तक की इंफॉर्मेशन को बिठाला जाता है। बिठाला जाता है मतलब प्रोग्राम किया जाता है। टाइम स्लॉट नंबर 0 और टाइम स्लॉट नंबर 16 दो एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट हैं इनका उपयोग सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है टाइम स्लॉट 17 से टाइम स्लॉट 31, जिसमें चैनल नंबर 16 से चैनल नंबर 30 तक की इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। ठीक है, अब बात करें टाइम स्लॉट 0 की। टाइम स्लॉट 0 जो है इसमें एक एक टाइम स्लॉट में 8 बिट। ये 8 बिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो हम देख करके आए हैं पीसीएम के चौथे स्टेप में एनकोडिंग में, जहां पर हमने बोला कि हम एनालॉग सिग्नल को 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 8 बिट प्रत्येक टाइम स्लॉट में रखी जाएगी। 8 बिट 32 टाइम स्लॉट में रखी जाएंगी तो टोटल कितनी बिट जाएंगी एक फ्रेम में, ये एक कैलकुलेशन है पीछे। एक फ्रेम, उस फ्रेम में टोटल टाइम स्लॉट 32, प्रत्येक टाइम स्लॉट में 8 बिट, 8 बिट में टोटल 256 बिट जा रही हैं। एक फ्रेम में 256 बिट जा रही हैं और इनकी सैंपलिंग हमने किस दर से की है, 8 किलोहर्ट्ज की दर से की है। 8 किलोहर्ट्ज कहाँ से आया था, 4000 का डबल। ठीक है ना, तो 256 इंटू 8000 करते हैं तो हमको एक डेटा रेट मिलता है जो मिलता है 2,48,000, सॉरी 20,48,000। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम पाते हैं ये है 2.048 MBPS, जो कि हमारे PDH का या हम बोले E1 का बेसिक रेट है। पेपर में पूछ सकते हैं E1 का डेटा रेट कितना होता है, तो ये आता है 2.048 MBPS। कैसे निकला, वो यहाँ से निकला। एक टाइम स्लॉट में 8 बिट, ऐसे 32 टाइम स्लॉट तो टोटल बिट हो गई 256, और जो 125 माइक्रोसेकंड एक फ्रेम का टाइम है वो कहाँ से आया था, 8000 से आया था। तो 8000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 को तो हमको टोटल डेटा रेट मिलता है 2.048 MBPS। यहाँ पर हाईलाइट मैंने किया, इसको पढ़ेंगे 2048 KBPS, 2048 KBPS। लेकिन हम इसको KBPS में नहीं देखते हैं, जब भी हम लिटरेचर में देख रहे हैं जहां भी, वो हमेशा पढ़ने में आता है 2.048 MBPS। E1 का डेटा रेट होता है ये, इसको आपको याद रखना है। पीसीएम फ्रेम स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, 8 बिट होती हैं प्रत्येक टाइम स्लॉट में। टाइम स्लॉट नंबर 0 और टाइम स्लॉट नंबर 16 सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो जो टाइम स्लॉट 0 है उसको हम जब E1 नंबर की फ्रेम भेजी जाती है, E1 मतलब सम संख्या, F0, F2, F4, F6, तो उसमें हम भेजते हैं इन 8 बिट में फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड। और जो ऑड नंबर की फ्रेम भेजी जाती हैं उसमें हम भेजते हैं सिग्नलिंग। ठीक है, टाइम स्लॉट 16 में जब हम आते हैं तो टाइम स्लॉट 16 में जो 8 बिट हैं उनको 4 भागों में बांट दिया है, सॉरी 2 भागों में बांट दिया है, 4-4 बिट के, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो जो पहली 4 बिट हैं ये कहलाती हैं सिग्नलिंग फॉर चैनल नंबर 1, सिग्नलिंग फॉर चैनल नंबर 15, इस तरह से। तो चूंकि टोटल 30 चैनल हमें भेजना है तो 30 चैनल की सिग्नलिंग हम एक फ्रेम में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि एक फ्रेम में तो हम केवल 2 चैनल की सिग्नलिंग भेज पा रहे हैं, चैनल 1 और चैनल 15, चैनल 1 और चैनल 16, इनकी हम 2 चैनल की सिग्नलिंग एक फ्रेम में भेज पा रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ानी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं मल्टी फ्रेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर मल्टी फ्रेम दिया हुआ है, एक मल्टी फ्रेम में टोटल 16 फ्रेम भेजी जाती हैं। एक फ्रेम, उन 16 में से एक फ्रेम यहाँ पर दिखाई गई है, 32 टाइम स्लॉट की एक फ्रेम है, ऐसी 16 फ्रेम होंगी। ये जो है ये इनके नंबर हैं, इसको हमने बोला F0, फिर F1, F2, F3, F4, F5, S6, F15 तक। तो यहाँ इसी तरह से ये काउंटिंग आई है, E1 नंबर फ्रेम, ऑड नंबर फ्रेम। तो जो E1 नंबर फ्रेम होगी उसमें भेजा जाएगा फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड, ऑड नंबर फ्रेम के टाइम स्लॉट 0 में भेजा जाएगा सिग्नलिंग। फिर E1 आया तो इसमें टाइम स्लॉट 0 में जाएगा फ्रेम अलाइनमेंट कोड। लेकिन जब टाइम स्लॉट 16 की बात करते हैं किसी भी फ्रेम के, तो जो पहली फ्रेम है उसका टाइम स्लॉट 16, उसमें हम पहले भेजेंगे अलार्म सिग्नल और MFAW, मल्टी फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड। तो एक फ्रेम तो आपकी
टाइम स्लॉट 16 लेकर के जा रही है सिग्नलिंग और मल्टी फ्रेम अलाइनमेंट पर, लेकिन अब बची 15 फ्रेम। 15 फ्रेम, प्रत्येक में 2 चैनल की सिग्नलिंग, तो 15 फ्रेम में कितनी सिग्नलिंग चली जाएगी? 30 चैनल की सिग्नलिंग चली जाएगी, जो कि हमारा पीडीमक्स में बेसिक चैनल का जो नंबर है वो है 30। तो टोटल 16 फ्रेम मिलकर के मल्टी फ्रेम बनाती हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में कि मल्टी फ्रेम में कितनी फ्रेम होती हैं, उसका उत्तर है 16। मल्टी फ्रेम का टाइम कितना है? तो एक फ्रेम का टाइम होता है 125 माइक्रोसेकंड, मल्टीप्लाइड बाई 16 करेंगे तो आपको मल्टी फ्रेम का टाइम मिल जाएगा, जो कि है 2 मिली सेकेंड। अब यहाँ पर ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन इसमें यही बनते हैं एक्चुअली में। टोटल टाइम कितना है फ्रेम का? 125 माइक्रोसेकंड। मल्टी फ्रेम का टोटल टाइम कितना है? 2 मिली सेकेंड। एक फ्रेम में जो 32 टाइम स्लॉट होते हैं, उसमें एक टाइम स्लॉट का टाइम कितना होता है? तो 32 का है 125, तो एक का कितना आएगा? तो निकाल लेंगे हम, 3.9 माइक्रोसेकंड आता है ये एक फ्रेम का। एक टाइम स्लॉट का टाइम कितना है? 3.9 माइक्रोसेकंड। ये पीसीएम का जो बेसिक है वो हमने पढ़ा। पीसीएम जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी में लागू किया गया, जिसका नाम था पीडीएच, प्लेसियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की। प्लेसियोक्रोनस का मतलब होता है विच इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है ना, मतलब आपका जो सिग्नल है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। इसको हम कैसे देखते हैं? तो जब हम पीडीएच की बात करते हैं, इसमें जो एच लेटर है वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है नंबर ऑफ लेवल्स। तो जब हम पीडीएच पढ़ते हैं तो उस पीडीएच में लेवल हैं प्राइमरी मक्स, जो कि आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। प्राइमरी मक्स जो हमने पढ़ा, इसकी इनपुट होती है टोटल 30 चैनल की। टोटल 30 चैनल की इनपुट होती है इसकी, और आउटपुट होता है इसका 2.048 एमबीपीएस, जिसको हम E1 बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 4 E1, 30 चैनल के 4 E1 अगले ऑर्डर के मक्स में डालते हैं, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर मक्स। इसमें टोटल कितने चैनल हो जाएंगे? 120 चैनल हो जाएंगे। 30 30 30 30 मिलाएंगे तो 30 गुणे 4 करेंगे 120, और इसका डेटा रेट कितना आएगा? 8.448 एमबीपीएस। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करें 2.048 को 4 से, 4 क्यों? क्योंकि आपने 4 चैनल लिए हैं अगले ऑर्डर के लिए। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाते हैं, इसका आंसर आता है 8.192 एमबीपीएस, लेकिन एक्चुअली में 8.192 नहीं है, कितना है? 8.448 है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि आपके चैनल तो मिलते जा रहे हैं, 30 का 120, 120 का 480, 480 का 4 गुना करेंगे 1920, लेकिन जो आपका डेटा रेट है वो मैचिंग नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 4 करने से अगला लेवल नहीं मिलता है डेटा रेट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेसियोक्रोनस। मतलब ये सिंक्रोनाइज नहीं है, आपका डेटा रेट जो है हर लेवल पर मैचिंग नहीं कर रहा है पिछले से। चैनल तो मैच कर रहा है, पहले में 30 था, अगले में 4 मिला दिए तो 30 गुणे 4 कर दिया 120, 120 गुणे 4 कर दिया तो 480, 480 गुणे 4 कर दिया तो 1920। चैनल में मैचिंग तो हो रही है, पर डेटा रेट में ऐसी मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था? प्लेसियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की, ठीक है। पहला लेवल मक्स, दूसरा लेवल मक्स, तीसरा लेवल मक्स, चौथा लेवल मक्स। जैसे जैसे हम हायर लेवल पर जाते हैं, आपको डेटा रेट और नंबर ऑफ चैनल बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? कि यदि आप नंबर ऑफ चैनल ज्यादा लेकर के जा रहे हैं पीडीएच की हायरार्की में, मान लो कि आपने चौथे ऑर्डर का मक्स इस्तेमाल कर रखा है अपने पूरे सेक्शन में, और उसमें से आपको पहला चैनल निकालना है, तो वो जो पहला चैनल, एक चैनल निकालना है, उस एक चैनल निकालने के लिए आपको ये जो मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम है, एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से चौथे लेवल उतरने के लिए सभी ऑर्डर के मक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेशन पर जहां आप एक चैनल निकालना चाहते हैं। ये इसमें एक समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि प्रत्येक लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम अलग अलग है।
प्रत्येक लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम अलग अलग है। इसलिए हम हायर लेवल पर जब होते हैं और हमको लोअर लेवल का सिग्नल चाहिए तो हमें वो मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम से निकल करके वो पर्टिकुलर चैनल मिलेगा, तो प्रत्येक ऑर्डर का मक्स हमें इस्तेमाल करना होगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है। एक और टर्म यहाँ पर यूज की जाती है बिट इंटरलीविंग और बाइट इंटरलीविंग। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। ये चित्र को वापस हम एक बार और देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जो हमारे मूडल हैं एरीसेट के, उसमें क्वेश्चन जरूर है कि जो 30 चैनल का पीसीएम है, इसका आईटीयूटी का रिकमेंडेशन क्या है। तो इसके आईटीयूटी के रिकमेंडेशन को आपको याद रखना है, G.703। इसको याद रखें। ये पेपर में, क्योंकि अभी नायर पेपर बना रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है ना। तो पीडीएच या हम बोले पीसीएम का जो आईटीयूटी रिकमेंडेशन है वो क्या है, G.703। मक्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, नॉन प्रोग्रामेबल टर्मिनल टाइप, प्रोग्रामेबल ड्रॉप इंसर्ट टाइप। पुराने समय में जब प्रोटेक्शन पाथ हमको उपलब्ध नहीं थे तो हम दो तरह के मक्स सेक्शन में लगाते थे। पहला और आखिरी स्टेशन टर्मिनल एंड कहलाता था और बीच के जो स्टेशन है वो ड्रॉप इंसर्ट पीडी मक्स कहलाते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जितने भी हमारे मक्स लगे हुए हैं सेक्शन में, किसी सेक्शन के पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक, वो सभी ड्रॉप इंसर्ट मोड में हम प्रोग्राम करते हैं। उनमें कोई भी टर्मिनल एंड नहीं होता है। टर्मिनल एंड का मतलब होता है कि उसके अगला जो कनेक्शन है वो किसी और मक्स से नहीं होने जा रहा है। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम जब देखते हैं, हमारे रेलवे में हमने कम्युनिकेशन के लिए, कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए पीडी मक्स यूज किए हैं। तो पहला स्टेशन का अनयूज्ड पोर्ट और आखिरी स्टेशन का जो अनयूज्ड पोर्ट है, वो अनयूज्ड पोर्ट को हम रेलटेल के द्वारा कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं और इसलिए हम सभी को ड्रॉप इंसर्ट मोड में रखते हैं। ये चीज हमने पीछे पढ़ी थी कि 120 ओम और 75 ओम, मैंने एक टर्म यूज किया था बैलून, यागी एंटीना का एग्जाम्पल दिया था। पीडी मक्स जो होता है, पीडी मक्स से हमको आउटपुट दो तरह से मिल सकता है, बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है या अनबैलेंस्ड आउटपुट मिलता है। अनबैलेंस्ड आउटपुट लेने के लिए हमको पीडी मक्स में बीएनसी कनेक्टर देखने को मिलता है। बैलेंस आउटपुट लेने के लिए हमको वहां पर RJ45 कनेक्टर या वायर रैपिंग टूल से हम कनेक्शन लेकर के कनेक्शन उठा सकते हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि जो आप आउटपुट लेने जा रहे हैं, आउटपुट क्या है, प्राइमरी मक्स का आउटपुट होता है E1, तो वो E1 जो है वो 2.048 हमको आउटपुट में 4 वायर में यदि मिले तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस। 4 वायर मतलब 2 ट्रांस के तार, 2 रिसीव के तार, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस आउटपुट। और इसका इम्पीडेंस कितना होगा, 120 ओम। और यदि हम कोएक्सियल केबल के द्वारा आउटपुट लेकर के जा रहे हैं जिसमें सिंगल तार होता है, जिसमें ट्रांस रिसीव हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस और इसका इम्पीडेंस होता है 75 ओम। ड्रॉप इंसर्ट मक्स जो होता है वो कैसा होता है कि आप एक E1 लेकर के आ रहे हैं मक्स में और वो मक्स से चैनल ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, कुछ चैनलों को इंसर्ट कर रहे हैं और वो E1 को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप इंसर्ट मक्स बोलते हैं। एक होता है स्किप मक्स। स्किप मक्स क्या करता है, जैसे हम पीछे एक चित्र देखा था हमने हायरार्की का। हायरार्की में हम देख रहे थे कि पहला लेवल का आउटपुट है 2 MB, दूसरे लेवल का आउटपुट है 8 MB, तीसरे लेवल का आउटपुट है 34 MB, चौथे लेवल का आउटपुट है 140 MB। तो इसको हमने नामकरण क्या किया हुआ है, E1, E2, E3, E4। तो E1 के बाद में E2 बनता है, E2 के बाद में E3 बनता है, E3 के बाद में E4 बनता है। यदि कोई ऐसा मक्स जो E1 के बाद में डायरेक्ट E3 बना दे, E2 को स्किप कर जाए, उस मक्स को इन्होंने नाम दिया है स्किप मक्स। क्या नाम दिया है, स्किप मक्स। तो 2/34 मक्स भी इसको बोलते हैं। E1 होती है 2 MB और E2 होती है 8 MB। E2 कितना होता है, 8 MB। तो E1 से डायरेक्ट E3 मिल जा रही है। E1 इनपुट में दे रहे हैं और आउटपुट में E3 मिल जा रहा है। 8 MB नहीं मिल रहा है, 8 MB को स्किप कर दिया है, इसलिए ऐसे मक्स का नाम क्या रखा गया है, स्किप मक्स रखा गया है। एक मक्स होता है ट्रांस मक्स।
ट्रांसमक्स का काम क्या करता है, वो जो एनालॉग मक्स होते हैं जो माइक्रोवेव के टाइम पर, यदि हम उसको डिजिटल के द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमको बीच में ट्रांसमक्स लगाना होगा, जो कि क्या करेगा, आपके जो एनालॉग सिग्नल है, वॉइस सिग्नल, इसको पीसीएम सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसमीटर एंड पर एनालॉग से पीसीएम कन्वर्ट होगा, रिसीवर एंड पर पीसीएम से एनालॉग कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमक्स बोलते हैं। पीडीएच जो है वो 3 अलग अलग जगहों पर खोजा गया, और पहला जापानी सिस्टम होता है जिसमें वो E1 E2 E3 नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं T1 T2 T3 बोलते हैं। इसको इन्होंने नाम दिया है टी सिस्टम। हम लोग यूरोप को फॉलो करते हैं। यूरोप में जो पहला लेटर है E, उससे ही E1 E2 E3 बना हुआ है। E1 में 30 चैनल को मल्टीप्लेक्स करते हैं, लेकिन टी जो बनाया है जापान ने, वो टी क्या करता है, पहले लेवल पर 24 चैनल को मल्टीप्लेक्स करता है, दूसरे लेवल पर 96 चैनल को मल्टीप्लेक्स करता है। तो उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। एक और सिस्टम बनाया गया, अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन भी टी सिस्टम को यूज करता है। यूरोपियन जो है सिस्टम, वो ई सिस्टम को बनाया उन्होंने, और इसमें पहले लेवल में 30 चैनल लेकर के इसका डेटा रेट आया है 2 Mbps। इसको हम फॉलो करते हैं। रेलवे जो है या इंडिया जो है वो ई सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम को फॉलो करता है। एक टर्म है जस्टिफिकेशन, इसको हम थोड़ा सा देख लें, पेपर में पूछ सकते हैं कि जस्टिफिकेशन एसडीएच में करते हैं, एक्चुअली में कैसे करते हैं, ये क्या चीज है। पहला लेवल जो है वो हमने पढ़ा पीडीएच, जिसमें कि पीडी मक्स आते हैं, प्लेसियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की। इसमें हमने जो टर्म पढ़ी प्लेसियोक्रोनस, उसको हमने देखा कि जब हम E1 से E2, E2 से E3, E3 से E4 जाते हैं, तो इनका जो डेटा रेट है वो मैचिंग नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले लेवल में 30 चैनल है, दूसरे लेवल में E2 में जाएंगे तो 120 चैनल है, तो एक नियम का पालन हो रहा है, 30 गुणे 4 120। तीसरे में जाएंगे तो 120 गुणे 4 480। लेकिन जब हम डेटा रेट में इसी नियम को लागू करते हैं 2.048 इंटू 4, तो ये एक्चुअली में आता है 8.192, लेकिन एक्चुअली में E2 का तो रेट होता है 8.448। तो ये रेट मैच नहीं होने के कारण इसका नाम रखा गया प्लेसियोक्रोनस। बाद में ये समस्या आई कि 3 अलग अलग देशों ने ये सिस्टम बनाए हैं, जापान ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया और यूरोप ने बना लिया, लेकिन तीनों में मैचिंग नहीं हो रही है। तो वो मैचिंग कराने के लिए आईटीओटी ने एक नई कमेटी बनाई और एसडीएच का गठन कर एसडीएच बनाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। एसडीएच में एस क्या बता रहा है, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। सिंक्रोनस मतलब एक ही टाइम पर, एक ही जैसा। तो पीडीएच को यदि उसमें समाहित करना है, एसडीएच में लेकर के जाना है पीडीएच को, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा रेट का मिसमैचिंग है अलग अलग लेवल पर, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। जस्टिफिकेशन 3 तरह का होता है, पॉजिटिव जस्टिफिकेशन, नेगेटिव जस्टिफिकेशन, न्यूट्रल जस्टिफिकेशन। एक और चीज दूं मैं यहाँ पर, इससे बताएंगे। यहाँ पर बताना, एक चीज और बताना भूल गया, उसको मैं भी क्लियर कर दूं। पीडीएच जो होता है, पीडीएच का आउटपुट जो है टॉलरेंस लिए हुए होता है, उस टॉलरेंस को ही दूर करते हैं हम जस्टिफिकेशन के द्वारा। मैंने आपको बताया कि
TDH का जो पहला लेवल है उसका आउटपुट कितना होता है 2.048 Mbps। लेकिन एक्चुअली में 2.048 प्लस माइनस 50 बिट का टॉलरेंस इसमें होता है। मतलब आपका जो आउटपुट निकलेगा वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर 50 बिट ज्यादा भी हो सकता है, 50 बिट कम भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो टॉलरेंस है, इस टॉलरेंस को खत्म करने के लिए जस्टिफिकेशन किया जाता है। ये टॉलरेंस पीडीएच के सभी लेवल में अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। कहीं 50 बिट प्लस माइनस है, कहीं पर 15 बिट प्लस माइनस है। क्योंकि हम रेलवे में E1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो E1 का टॉलरेंस हमें पता होना चाहिए कितना है। 50 बिट का टॉलरेंस है E1 में। 2.048 को यदि हम लिखें तो ये कैसा लिखा जाएगा, 20,48,000 बिट प्रति सेकंड। एक सेकंड में आपका पीडीमक्स इतनी बिट जनरेट कर दे रहा है। और ये टॉलरेंस है तो टॉलरेंस में क्या होगा कि कभी 20,48,050 बिट भी जनरेट होगी, कभी 20,47,950 बिट भी जनरेट होगी। जब -50 हो जाएगा तो ये रेंज आपकी वेरी करने वाली है 20,48,050 से 20,47,950। 100 बिट का वेरिएशन है। एक्चुअली में होना चाहिए कितना, होना चाहिए फिक्स 20,48,000, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए ही जस्टिफिकेशन किया जाता है। जस्टिफिकेशन में दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आपका सिग्नल 20,48,000 से प्लस में जा रहा है, 50 में जा रहा है, तो हमको क्या करना होता है, इस डेटा रेट को स्लो करना होता है। स्लो करने को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जस्टिफिकेशन। और कई बार ऐसा होता है कि आपका आउटपुट 20,48,000 बिट पर सेकंड से -50 में जा रहा है, तो आपका डेटा जो है वो स्लो हो गया है, इसको स्पीड अप करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों की जाती है, डेटा रेट को एक जैसा बनाने के लिए कि प्रत्येक सिग्नल को जब एसडीएच में इनपुट कराएंगे हम तो वो 2.048 फिक्स होकर के अंदर पहुंचे। तो हम पीडीमक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलग अलग कंपनी के पीडीमक्स रेलवे में इस्तेमाल किए गए हैं। खास तौर पर दो मक्स की हम बात कर लेते हैं। एक वेफिल का मक्स है और एक पनकॉम का मक्स है। दो मक्स की हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि पीडीमक्स में टोटल 30 चैनल भेजे जा सकते हैं, टोटल 32 टाइम स्लॉट होते हैं। तो एक जो मक्स हम यूज कर रहे हैं, ये वेफिल मक्स के लिए चित्र बना हुआ है। टोटल 13 स्लॉट का ये मक्स होता है। 13 स्लॉट, पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट फिक्स है पावर सप्लाई के लिए। तीसरे स्लॉट पर निम कार्ड लगाई जाती है, नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल। चौथे पर ट्रिब्यूटरी मॉड्यूल कार्ड लगाई जाती है। तो ये 4 स्लॉट फिक्स स्लॉट कहलाते हैं। जो नाम दिए गए हैं वो कार्ड उसी स्लॉट में लगाई जाएगी। पहले दूसरे में पावर सप्लाई, तीसरे पर निम और चौथे पर ट्रिब्यूटरी कार्ड। 4 के बाद में टोटल 9 स्लॉट बचते हैं। 4 के बाद में अब 9 स्लॉट बचते हैं। पहले स्लॉट में टाइम स्लॉट 1 से टाइम स्लॉट 4, मतलब 4 चैनल, दूसरे में 4 चैनल, तीसरे में 4 चैनल, पांचवें में 4 चैनल, छठवें में 4 चैनल, सातवें में 4 चैनल, आठवें में 4 चैनल और नौवें में 4 चैनल। तो 4 चैनल का कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन यदि हम 9 में 4 चैनल ले लें तो टोटल हमें 36 चैनल मिल जाएंगे, जो कि आईटीयू के नियम को ब्रेक करता है। आईटीयू का नियम क्या बोलता है, पीडीमक्स 30 चैनल ले जाती है। तो कंपनी ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया कि 1 से लेकर के 7 तक एक स्लॉट, यहाँ पे हम ये 4 छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्लॉट में 4 चैनल मिलेंगे। 8वें और 9वें स्लॉट में कोई 2 30 नंबर और 31 नंबर, टाइम स्लॉट 30 और 31, या हम बोले चैनल 29 और चैनल 30। तो टाइम स्लॉट नंबर 30 31 आखिरी के 2 स्लॉट में कॉमन रहेंगे। आप 8वां या 9वां स्लॉट यूज कर सकते हैं, दोनों स्लॉट एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो 7 × 4 करेंगे तो 28 आता है,
8वें से 2 ले लो या 9वें स्लॉट से 2 ले लो, तो 28 + 2 30 चैनल आप चला सकते हैं। आपको इसमें आउटपुट 120 ओम का भी मिलेगा, 75 ओम का भी मिलेगा। लेकिन हम कि बैलेंस में काम कर रहे हैं अभी आज प्रेजेंट में, अनबैलेंस का उपयोग माइक्रोवेव के टाइम पर यूज किया जाता था। तो अभी जो पीडीमैक्स हमको मिल रहे हैं, अभी सप्लाई जो हो रहे हैं वो 50 ओम के नहीं होते हैं, अब 120 ओम आउटपुट हमको मिलते हैं। देखेंगे आउटपुट RJ45 कनेक्टर या वायर रैपिंग टूल के द्वारा 4 तार कनेक्ट करके हम ले पा रहे हैं पीडीमैक्स से। पीडीमैक्स से और क्या क्वेश्चन बनेगा? पीडीमैक्स से क्वेश्चन बनते हैं उसके अलार्म के बारे में। कौन सा अलार्म क्या बताता है? तो 2 तरह के अलार्म हम पीडीमैक्स में देखते हैं वेबफिल में। एक यूटी कार्ड पर अलार्म आते हैं, एक निम कार्ड पर अलार्म आते हैं। ये अलार्म यहाँ पर बता दिए हैं। 2 MB सिग्नल लॉस हो जाएगा तो RXF रिसीव फेल्ड नाम की एलईडी जल जाएगी। एक AIS ऑल 1 सिग्नल अलार्म होता है। ये अलार्म जो है तब आता है जब किसी पड़ोसी स्टेशन के पीडीमैक्स में फेलियर है। AIS अलार्म कब आता है? जब किसी पड़ोसी स्टेशन के पीडीमैक्स में फेलियर है तो AIS नाम की एलईडी ग्लो करती है। SYNC सिंक लॉस, सिंक्रोनाइजेशन लॉस। इवन तो आ रही है पिछले स्टेशन से, लेकिन वो इवन सिंक नहीं हो पाई है। इवन सिंक करने का काम कौन सी स्लॉट करती है? टाइम स्लॉट 0 में हम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल भेजते हैं और टाइम स्लॉट 16 पहली फ्रेम नंबर 0 में भी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल भेजते हैं। यदि ये सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल रिसीवर एंड पर मिस हो जाए तो सिंक की एलईडी जल जाती है, सिंक लॉस। रिमोट मल्टीफ्रेम अलार्म, RMA अलार्म, जब किसी दूसरे स्टेशन जो कि आपके बाजू वाले स्टेशन नहीं है, एडजेसेंट स्टेशन नहीं है और उसके बाद वाले कोई स्टेशन है, वहां पर यदि कोई फेलियर है तो RMA की एलईडी जल जाती है। BER, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे। BER का फुल फॉर्म बिट एरर रेट या बिट एरर रेशियो। बिट एरर रेट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है डिजिटल कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बिट एरर रेट या बिट एरर रेशियो इसको बोलते हैं। रिमोट अलार्म, जब किसी दूर के स्टेशन में फेलियर होता है तो RA रिमोट अलार्म की एलईडी ग्लो करती है। बिट एरर रेट जो है 10⁻⁻⁶ से बेटर होना चाहिए। बिट एरर रेट 10⁻⁻⁶ से यदि बेटर होगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻⁶ का मतलब क्या हुआ? तो 10⁻⁻⁶ है, यदि हम इसकी जो पावर चढ़ी हुई है 10 पर माइनस की, उसको प्लस करना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/10⁶, 1/10⁶। 10⁶ को हम लिखते हैं नीचे 1 के बाद 6 जीरो लिखेंगे तो ये आएगा 1/10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 10 लाख बिट भेजें और उसमें से 1 बिट खराब हो जाए तो BER कहलाएगा 10⁻⁻⁶। और हम बोल रहे हैं कि यदि 10⁻⁻⁶ से अच्छा सिग्नल हम भेज रहे हैं या होना चाहिए तो BER की एरर नहीं आएगी। मतलब आप 10 लाख से ज्यादा बिट भेजो किसी यूनिट टाइम में और 1 भी बिट खराब ना हो तो वो सिग्नल ज्यादा अच्छा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि यदि आपकी BER 10⁻⁻³ से 10⁻⁻6 के बीच में आ गई तो BER की एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी। और यदि ये 10⁻⁻3 से भी कम हो गया तो ये परमानेंट रेड हो जाएगी। इसका मतलब इन्होंने रेंज क्या बता दिया BER एरर का, कि यदि 10 लाख बिट में 1 बिट खराब होती है तो ब्लिंक करना चालू हो जाएगी। और ये कब तक ब्लिंक करती रहेगी? जब 10,000 बिट में, 10 लाख बिट में 1,000 बिट खराब होती जाएंगी तब तक ये ब्लिंक करेगी। लेकिन जैसे ही 10 लाख बिट में 1001
बिट खराब हो गई तो ये परमानेंट रेड हो जाएगी, मतलब ये आपका सिस्टम जो है वो डिग्रेड हो गया है, वो बिट को सही रिसीव नहीं करा पा रहा है। DER का ये मतलब है। PDMux के द्वारा हम कंट्रोल चैनल ले जाते हैं, डेटा सर्किट ले जा सकते हैं, कंट्रोल, डेटा सर्किट, ऑटोफोन, ये सर्किट हम ले जा सकते हैं। इनको ले जाने के लिए इसकी जो वॉइस कार्ड या डेटा कार्ड होती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र है फनकॉम का, सॉरी वेबफिल्मक्स का चित्र है ये। इसमें आप देख रहे हैं ये पावर सप्लाई कार्ड है। पावर सप्लाई कार्ड में अब 48 वोल्ट की सप्लाई पे ये काम करता है PDMux। दो पावर सप्लाई कार्ड लगाई जाती हैं हॉट स्टैंड बाई मोड में। तीसरी कार्ड है जिसका नाम है निम कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल, जिसमें आपको पोर्ट ए और पोर्ट बी दो तरफ फेलियर देखने को मिल रहे हैं। फेलियर के नाम क्या है या LED के नाम क्या है? RXF, AIS, LOS, RMA, BER, RA। जब कभी भी किसी डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप इंसर्ट मोड है। ये PDMux जिस स्टेशन पे लगाएंगे वो अपने पिछले स्टेशन और अपने आगे वाले स्टेशन से सीरियली कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? सीरियली। पिछले स्टेशन से E1 आएगी, वो यहाँ पर ड्रॉप होगी, और इस स्टेशन से E1 निकलेगी, वो अगले स्टेशन में जाकर के ड्रॉप हो जाएगी। तो जब कभी भी फेलियर आते हैं तो फेलियर A साइड में है या B साइड में है, उसकी अलार्म की LED जल जाती है। ठीक है। चौथी कार्ड है ट्रिब्यूटरी कार्ड। इसमें आप अलार्म देख रहे हैं TAF, ट्रिब्यूटरी A फेल। B साइड की फेल होगी तो ट्रिब्यूटरी B TBF जल जाएगी। इंटरनल एक्सटर्नल क्लॉक, डिजिटल बाईपास, लूप बैक A साइड, लूप बैक B साइड, ये कमांड के द्वारा ये तीन LED जलाई जाती हैं। जब टेस्टिंग करनी होती है उस टाइम पर, जब हम कोई कमांड ऑपरेट कर रहे होते हैं तब ये LED ग्लो करती हैं। ये फेलियर के टाइम पर ग्लो नहीं होती हैं। TAF, TBF LED फेलियर के टाइम पर ग्लो करती हैं। इसके बाद में आपको मैंने बताया कि ये 4 स्लॉट फिक्स हैं, फिर उसके बाद में 9 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्लॉट होते हैं जिनमें कार्ड लगाई जा सकती हैं। तो प्रत्येक स्लॉट में 4-4 चैनल की कार्ड लगाई जाती है। ये 4 चैनल के लिए अलग अलग कार्ड होती हैं। जैसे वॉइस कार्ड लिखा हुआ है नीचे, इधर हॉटलाइन लिख दिया है, इधर पे सब्सक्राइबर लिखा है, इधर एक्सचेंज लिखा है, एक्सचेंज सब्सक्राइबर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम PDMux के द्वारा कंट्रोल चैनल ले जाएंगे यदि, तो हमको वॉइस कार्ड जो यूज करेंगे उसमें जो इंटरफेस रहेगा वो 2 वायर ऑब्लिक 4 वायर का इंटरफेस हम यूज करेंगे। हम 2 वायर का भी कंट्रोल चला सकते हैं, हम 4 वायर का भी कंट्रोल चला सकते हैं। तो 2 वायर का कंट्रोल चलाने के लिए ओवरहेड लाइन के टाइम पर चलाया जाता था। आज की डेट में ओवरहेड लाइन बची नहीं है, तो अभी हम जो कंट्रोल चलाते हैं वो 4 वायर चलाते हैं, जिसमें सेटिंग होती है। सेटिंग के द्वारा हम उसको सेट कर देंगे 4 वायर पर और 4 वायर का कंट्रोल चलाएंगे। वॉइस कार्ड में सब्सक्राइबर और एक्सचेंज कार्ड भी होती है। जब हमें ऑटो नंबर चलाना होता है, किसी लोकल स्टेशन पर ऑटो नंबर देना है, वो ऑटो नंबर के लिए हमें एक नंबर जनरेट करना पड़ेगा एक्सचेंज में। वो एक्सचेंज आपके डिविजनल हेडक्वार्टर में लगा हुआ है या किसी बड़े स्टेशन पर लगा हुआ है। तो उस स्टेशन पर जब हमें एक्सचेंज में ऑटो नंबर हम जनरेट कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं किसी लोकल वेबसाइट के स्टेशन को ड्रॉप करने के लिए, तो एक्सचेंज से नंबर लेकर के हमें उधर के PDMux में लाने होते हैं, और PDMux से हमें वो ऑटो नंबर दूसरे स्टेशन ले जाने हैं। तो उस स्टेशन पर जहां एक्सचेंज लगा हुआ है, उस स्टेशन के PDMux में एक्सचेंज कार्ड लगाई जाएगी। जिस स्टेशन पर ये नंबर ड्रॉप करना है वहां पर सब्सक्राइबर कार्ड लगाई जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि हमको यदि ऑटो नंबर चलाना है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो हमको जोड़ा चाहिए एक्सचेंज कार्ड प्लस सब्सक्राइबर कार्ड का। एक्सचेंज कार्ड लगाई जाती है उस स्टेशन पर जहां एक्सचेंज लगा हुआ है, सब्सक्राइबर कार्ड लगाई जाती है उस स्टेशन पर जहां पर ऑटो नंबर ड्रॉप करना है, देना है। डेटा कार्ड आज की डेट में इस्तेमाल नहीं की जाती है पीडीमक्स में। ये डेटा कार्ड लो स्पीड या हाई स्पीड की हो सकती थी। लो स्पीड में 9.6 kbps और हाई स्पीड में 64 kbps तक का डेटा भेजा जा सकता था। आज की डेट में हम जो डेटा सर्किट यूज कर रहे हैं, पीआरएस हो गया, यूटीएस हो गया, वॉइस, रेल नेट, ये सभी 2 mbps या इससे हायर रेट पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट हम एसटीएम पर चला दे रहे हैं, इसलिए पीडीमक्स में अब हम डेटा सर्किट नहीं चलाते हैं, लगभग ना के बराबर चलाते हैं। एक और मक्स हमें पढ़ना है। हमने वेबफिल देखा, अभी हम अगला मक्स देखेंगे, पनकॉम का मक्स। वेबफिल में हमने पढ़ा 13 स्लॉट होते हैं इसमें। वेबफिल में 13 स्लॉट बताए गए हैं और पनकॉम में टोटल 14 स्लॉट बताए गए हैं। ये चित्र दिखाया है, इसमें पहले और दूसरे स्लॉट पर लेफ्ट साइड से गिनती चालू करते हैं। इसमें पहले और दूसरे स्लॉट पर पावर सप्लाई की कार्ड लगाई जाती है। तीसरे स्लॉट में वेबफिल में हमने देखा था निम कार्ड लगती है। यहाँ पर जो कार्ड लगती है उसका नाम है टीएमई कार्ड, 2 MB ईथरनेट टीएमई कार्ड। टीएमई कार्ड में एनएमएस के लिए कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ट्रिब्यूटरी कार्ड जो कि क्वांटाई जो फ्रेमिंग पीसीएम फ्रेम बनाने का काम जो करते ही है कार्ड, वो दोनों स्लॉट वेबफिल की जो 2 स्लॉट थी उसका दोनों कार्ड का काम यही टीएमई कार्ड कर देती है। तो ये क्या करता है, एक चौथे स्लॉट पर एक हमको एक्स्ट्रा कार्ड प्रोवाइड कर देता है जिसका नाम है एलपीसी कार्ड, लूप प्रोटेक्शन कार्ड। ये इस पीडीमक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एलपीसी लूप प्रोटेक्शन कार्ड। 4 स्लॉट इसमें फिक्स हैं, पहले 2 में पावर सप्लाई, तीसरे स्लॉट में टीएमई कार्ड, चौथे स्लॉट में लूप प्रोटेक्शन कार्ड। इसके बाद में टोटल 10 स्लॉट और मिलते हैं। ये 14 स्लॉट का पीडीमक्स है, इसमें 10 स्लॉट और मिलते हैं। स्लॉट में प्रत्येक में 4-4 चैनल, मतलब 40 चैनल मिलते हैं। वेबफिल में आपने देखा था पहले 7 स्लॉट में 4 चैनल, फिर आखिरी के 8वें और 9वें स्लॉट में 2-2 चैनल मिलते थे वहां पर। लेकिन इसमें इसमें सभी 10 स्लॉट में 4-4 चैनल, टोटल 40 चैनल मिलते हैं। तो 40 चैनल में से आप आउटपुट में तो 30 ही तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीडीमक्स का जो आईटीयू का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो 30 का है। तो फिर इन्होंने 40 चैनल क्यों दिए? तो 40 चैनल में इन्होंने हमको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, फैसिलिटी दी है कि हम किसी चैनल को जब हम ड्रॉप करेंगे लोकल वे स्टेशन पर, तो वो 3 चैनल कॉन्फ्रेंस ना होकर के 4 चैनल कॉन्फ्रेंस का होगा। अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की बात आई है तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं यहीं पर। पीडीमक्स जो है वो मैंने बताया आपको, एक पीडीमक्स पीछे स्टेशन से और आगे स्टेशन से E1 के द्वारा कनेक्ट होता है। और इसमें लोकल में हमको 30 चैनल का इनपुट बोले या आउटपुट बोले मिलता है। ठीक है, तो
ऐसे ये पीडीमक्स हमने लगा रखे हैं। ये पीडीमक्स E1 के द्वारा कनेक्टेड है आपस में। जो टेस्ट रूम का पीडीमक्स होता है, मान लीजिए ये टेस्ट रूम है, मैंने आपको बताया था कि पुराने समय में ये टर्मिनल मक्स होता था। इसका जो एक E1 है वो हम डिस्कनेक्ट रखते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया है, इस E1 को हमने रेलटेल के द्वारा कनेक्ट करके आखिरी स्टेशन पर ले गए हैं, और आखिरी स्टेशन के पीडीमक्स पर हमने उसके एक पोर्ट पर रेलटेल से आई हुई इस E1 को जोड़ दिया है, और ये क्या बन गया, रिंग बन गया। और यहाँ से ये अलग अलग स्टेशनों से होते हुए आखिरी स्टेशन तक ये E1 पहुंच रही है और इसके एक पोर्ट को जोड़ दे रही है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, रिंग फॉर्म हो गया। रिंग फॉर्म होने में क्या होता है कि यदि किसी एक जगह पर फाइबर ब्रेक हो जाए, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बाद के जो पीडीमक्स हैं वो चलते रहेंगे प्रोटेक्शन पाथ के द्वारा। ठीक है, अब हम पीडीमक्स की बात करें। पीडीमक्स में जनरली 3 पोर्ट बताए जाते हैं। पोर्ट ए जो कि कंट्रोल साइड से कनेक्ट होता है, पोर्ट बी जो कि अगले स्टेशन पर कनेक्ट होता है, और लोकल पोर्ट को हम नाम देते हैं पोर्ट सी। तो 3 तरह के कम्युनिकेशन हम एक पीडीमक्स में कर सकते हैं। पहले कम्युनिकेशन का नाम है कॉन्फ्रेंस मोड। ए से सिग्नल आएगा, ए से सिग्नल जो आया है वो कहाँ से आ रहा है, कंट्रोल तरफ से, और उसको हमें आगे भेजना है अगले स्टेशन को। ए पर सिग्नल आ रहा है कंट्रोल साइड से और उसको हमें आगे भेजना है, तो हम कॉन्फ्रेंस मोड में प्रोग्रामिंग करेंगे। और हमें लोकल में भी ड्रॉप करना है। लोकल में मतलब लोकल स्टेशन पर भी वो सर्किट को सुनाना है। किसको सुनाना है, हो सकता है मास्टर को सुनाना हो, कंट्रोल यदि बोलेंगे तो मास्टर को सुनाना है, ऑटो नंबर बोलना है तो वो भी मास्टर सुनेगा, या कोई यूजर दूसरा है उसको भी सुनाएंगे। तो ऐसा सर्किट जो कि कंट्रोल तरफ से आ रहा है, आगे स्टेशन को भी जा रहा है और लोकल स्टेशन भी उसको सुन पा रहा है, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस सर्किट। ठीक है, कंट्रोल कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्फ्रेंस मोड में ही कराया जाता है। पीडीमक्स में इसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंट्रोल कम्युनिकेशन को किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो उसका उत्तर आपको लिखना है ओमनी बस। ये हम जब पुराने समय में कंट्रोल पढ़ते थे, यूज करते थे, जब पीडीमक्स नहीं होता था, तो उस टाइम पर हम उसको क्या बोलते थे, ओमनी बस। तो अभी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसका उत्तर देना है कंट्रोल कम्युनिकेशन ओमनी बस में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा तरीका है सेमी कॉन्फ्रेंस। सेमी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि ए साइड कंट्रोल तरफ से सिग्नल आ रहा है, उसको हमें अगले स्टेशन को तो भेजना है। क्यों अगले स्टेशन को, क्योंकि आगे के स्टेशन कनेक्ट हो, हमें लोकल में भी उसको कनेक्ट करना है। लोकल में भी हमने उसको जोड़ दिया, लेकिन हम लोकल की आवाज को आगे के स्टेशन ना सुन पाए, उसको डिस्कनेक्ट रखें, मतलब सी और बी के बीच में कनेक्शन ना हो, ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम सेमी कॉन्फ्रेंस सर्किट। रिमोट कंट्रोल सर्किट जो होता है, जो कि OHE के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्काडा बेस्ड सिस्टम है ये, तो ये उसमें सेमी कॉन्फ्रेंस मोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है लीनियर सर्किट। तीसरा तरीका है जिससे सर्किट को प्रोग्राम किया जा सकता है पीडीमक्स में, उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर में कैसे सर्किट बनेंगे, ए पर आया, सी पर ड्रॉप करना है, आगे नहीं भेजना है। ए पर आया, आगे भेजना है, बी पर नहीं ड्रॉप करना है, सी पर ड्रॉप नहीं करना है, डिस्कनेक्ट रखना है लोकल स्टेशन को। ए बी सर्किट वो हो जाएगा। वो सी से कोई सर्किट को आगे भेजना है अगले स्टेशन को बी तरफ। तो ये इस तरह के सर्किट जो बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट बोलते हैं। तो ये 3 तरीके हैं पीडीमक्स के अंदर जिनमें हम सर्किट को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था इसमें 40 चैनल दिए हैं, क्योंकि ये 8
8 तरह के हम 4 पार्टी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 8 सर्किट बना सकते हैं 4 पार्टी कॉन्फ्रेंस में। ये 4 पार्टी कॉन्फ्रेंस क्या हुआ कि ए तरफ से सिग्नल आया और वो हमने सी में गिराया एक चैनल पर और सी में गिराया दूसरे चैनल पर और आगे बी में भी कनेक्ट कर दिया। मतलब आप लोकल में 2 चैनल पर उस सर्किट को उतार पा रहे हो। तो ए से आया, सी में 2 जगह उतरा और बी पे चला गया, तो 4 पोर्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, 4 पार्टी कॉन्फ्रेंस। इसका उपयोग क्या है, यदि आप किसी पीडीमक्स का उपयोग किसी पर्टिकुलर चैनल को आप 2 जगह देना चाहते हैं तो ये वेब फिल्म में संभव नहीं है, ये आप संभव कर पाएंगे पीडीमक्स के ही द्वारा पनकॉम में 4 पार्टी कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो इसलिए इन्होंने नंबर ऑफ चैनल ज्यादा रखे हैं, 40 चैनल लोकल के लिए रखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इवन है तो 30 चैनल ही जाने वाले। पीडीमक्स में इतना ही पढ़ने का है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं एसडीएच। हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक एसडीएच। जो विधा है सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की इसको बोलते हैं। इसमें जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेम स्ट्रक्चर पीछे जो हम पीडीमक्स में पढ़ के आए 32 टाइम स्लॉट, एक फ्रेम, और ऐसी 16 फ्रेम मिला करके मल्टी फ्रेम बनती है, वैसा इसमें नहीं होता है। एसडीएच क्यों लाए वो भी मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की पीडीएच हायरार्की यूज की जा रही थी, उसको यूनिफाई करना था, तो उसके लिए एसडीएच को इन्वेंट किया गया। इसका पहले नाम था सोनेट, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। उसको बाद में ITU-T ने उसको नाम दिया एसडीएच, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। और इसमें जो लेवल होते हैं उसके नाम है STM1, STM4, STM16, STM64। ये हायरार्की है। STM1 में इसमें इनपुट हम दे सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं, इसको याद रखें। STM1 63 E1, STM4 252 E1, STM16 1008 E1। इनका डेटा रेट भी पूछा जा सकता है। STM1 का डेटा रेट होता है 152 Mbps, STM4 का डेटा रेट होता है 622 Mbps, STM16 जो होता है उसका डेटा रेट होता है 2.4 Gbps होता है, लेकिन राउंड फिगर में हम इसको 2.5 बोलते हैं, 2.5 GB बोलते हैं। और STM64 जो होता है वो 10 G हम बोलते हैं, 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9.8, लेकिन उसको हम राउंड फिगर में 10 G बोल देते हैं, 10 Gbps। जिसमें आपको याद रखने वाली चीज क्या है, आपको STM1, STM4, STM16 के डेटा रेट को याद रखना है और आपको उसमें नंबर ऑफ E1 को याद रखना है। अब चूंकि इसमें शब्द में जुड़ा हुआ है एस, सिंक्रोनस, तो आप केवल एक का ही याद रख लें, बाकी का यदि किसी का पूछा जाता है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से। जैसे STM1 का आपने याद रख लिया 63 E1 और आपसे पूछा कि STM4 की E1 बताएं तो 63 इंटू 4 कर देंगे, STM16 की बताएं तो 63 इंटू 16 कर देंगे, तो आपको अगला लेवल मिल जाएगा। सेम केस डेटा रेट में भी है। STM1 का डेटा रेट याद रख लें आप 152 152 Mbps, तो आप में 4 से गुणा करेंगे तो आपको STM4 का डेटा रेट मिल जाएगा, 16 से गुणा करेंगे तो आपको STM16 का डेटा रेट मिल जाएगा। तो SDH जो है सिंक्रोनस होने के कारण इसमें डेटा रेट और नंबर ऑफ E1 मैचिंग करती हैं, जैसा कि PDH में नहीं देख रहे थे हम। SDH का जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो उसमें 9 रो होती हैं और 270 कॉलम होते हैं। 9 रो और 270 कॉलम एक फ्रेम में होते हैं। एक फ्रेम का टाइम पीरियड जो है वो 125 माइक्रोसेकंड है, जो कि हम पीडीएच में भी पढ़ करके आए हैं। 125 माइक्रोसेकंड का टाइम पीरियड होता है एसटीएम की एक फ्रेम का।
एसटीएम में जो टोटल फ्रेम होती है वो कितनी है? एक फ्रेम में टोटल जो टाइम स्लॉट होते हैं 270 इंटू 9 होते हैं, ये 270 गुणे 9। 270 गुणे 9 में जो पहले 9 कॉलम है, 9 कॉलम इंटू 9 रो, ये ओवरहेड बाइट्स के लिए होते हैं। पीडीएच के फ्रेम स्ट्रक्चर में हम देख करके आए हैं, टाइम स्लॉट 0 और टाइम स्लॉट 16 चैनलों के लिए नहीं है, सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन बिट्स इसमें भेजी जाती हैं। इसी तरह से एसटीएम में भी 63 E1 या 252 E1 या 1008 E1 जो भेजी जा रही हैं, उनको सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन करानी है, उसके लिए ओवरहेड बाइट्स भेजी जाती हैं। तो ये ओवरहेड बाइट्स जो हैं उसके लिए 9x9, 9x9 मतलब 81 बाइट्स जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर में रिजर्व की गई हैं, इनको हम बोलते हैं ओवरहेड बाइट्स। 9x9 में आपको देखने को मिलता है SOH, सिंक्रोनस सेक्शन ओवरहेड, और 10वां जो कॉलम होता है उसमें आपको देखने को मिलता है पाथ ओवरहेड, POH। ठीक है, तो ये जो टोटल 10x9 90 बाइट जो हो गई वो ओवरहेड के लिए हैं। 11वें कॉलम से 270वें कॉलम तक इसको हम बोलते हैं पेलोड। पेलोड मतलब जो E1 की इंफॉर्मेशन आएगी वो 11वें कॉलम से भरना शुरू करेगी और 270वें कॉलम तक 9 रो में भरी जाएगी। और पहली जो 90 बाइट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, ओवरहेड बाइट्स जिसमें NMS बिट्स होती हैं, कि सिंक्रोनाइजेशन बिट्स होती हैं, और आपका जो एक टेलीफोन लेकर के जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंजीनियर, EOW। सभी जो बिट्स हैं, बाइट्स कहाँ हैं, ओवरहेड बाइट्स में है। पीडीएच के बाद में, पीडीएच से हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते स्टेशन टू स्टेशन, हमको उसके लिए या तो पुराने समय में माइक्रोवेव के LTE उपकरण का इस्तेमाल करना होता था, और अभी आज प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो हमको SDH के इक्विपमेंट का उपयोग करना होता है। SDH उपकरणों को हम याद करते हैं जिसका नाम है OLTE, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट। अलग अलग कंपनियां STM1, STM4, STM16 के उपकरण बनाती हैं। जनरली हम रेल
किए गए 620 और 6324। तो हम 6320 तो अभी ऑब्सलीट हो गया है। 63 मॉडल एक बार हम देखते हैं। 6325 कॉम का 6325 मॉडल। 6325 जो है टोटल 9 स्लॉट का ये मक्स है। 9 स्लॉट में पहले स्लॉट में फैन लगा होता है कूलिंग के लिए। दो मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अभी आ रही? हाँ, अभी आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी अच्छा कट जा रही है। अच्छा। ये जो SFP है, ये SFP में आपको कनेक्शन मिलते हैं। STM16 का कनेक्शन मिलेगा। पहली कार्ड है SIMX16। STM16 का SFP मिलेगा आपको। 2 फाइबर लगाएंगे, डायरेक्ट STM16 आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कंपनी आपको और फीचर दे रही है कि आप STM16 यूज ना करके STM4 के 4 SFP यूज कर सकते हैं। मतलब 4 STM4 की तरह भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 4 STM1 के पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगली कार्ड है SIMX4। SIMX4 में आपको STM4 के 4 स्लॉट, STM1 के 4 स्लॉट देखने को मिलते हैं। SFP स्लॉट हैं। SPIMX कार्ड जो होती है, इसमें आपको 2 STM4 या 2 STM1 के SFP प्लस 21E1 का एक कनेक्शन और मिलता है। 21E1 क्यों चाहिए आपको? प्रत्येक स्टेशन पर
इवन ड्रॉप करनी है जिससे कि कंट्रोल कम्युनिकेशन किया जा सके, PRS, UTS, वॉइस की कनेक्टिविटी दी जा सके, रेलनेट की कनेक्टिविटी दी जा सके। जनरली हम यही कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। यदि 21 इवन किसी स्टेशन पर इस्तेमाल कर लिए गए तो एक कार्ड आती है PIM कार्ड, PDH इंटरफेस कार्ड, जो कि और एक्स्ट्रा 21 इवन की कनेक्टिविटी हमको प्रोवाइड करती है। ETEX कार्ड ईथरनेट कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ईथरनेट कनेक्शन जब हमें डायरेक्ट ईथरनेट कनेक्टिविटी हेडक्वार्टर से मिल रही है तो हम ईथरनेट कार्ड से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके लोकल स्टेशन पर ईथरनेट कार्ड नहीं है, आप E1 के द्वारा भी ईथरनेट चला सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी पड़ेगी जो कि कहलाती है ईथरनेट टू E1 कन्वर्टर। उसके द्वारा भी आप ईथरनेट सर्किट चला सकते हैं। ETEX कार्ड जो है उसमें आपको 4 SFP मिलते हैं GB गीगाबिट ईथरनेट के, 2 SFP मिलते हैं। SFP का मतलब हो गया फाइबर कनेक्शन। SFP से आप ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट कर सकते हैं। एक EMAP कार्ड होती है। EMAP कार्ड में आपको 2 फास्ट ईथरनेट के RJ45 या SFP कनेक्टर प्लस 2 फास्ट ईथरनेट के RJ45 कनेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। ये SFP डिवाइस है। इसमें आप देखेंगे 2 फाइबर एंटर करने के लिए ओपनिंग यहाँ पर दी गई है। SFP जो है इसमें हम देखते हैं इस तरह का नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं X.Y.Z नॉमेनक्लेचर। तो ये पहला मैंने हाईलाइट किया है। ये बता रहा है S1.1। S का मतलब होता है शॉर्ट हॉल। शॉर्ट हॉल का मतलब होता है जो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक का कनेक्शन लेकर के जाना है, वो कनेक्शन है ये शॉर्ट हॉल, क्योंकि हम रेलवे में यूज करते हैं 1310 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर। 1 जो है वो बताता है STM1 का लेवल हम यूज कर रहे हैं, और .1 जो लास्ट 1 है ये बताता है कि हमने 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की है। L1.1 जो है वो बताता है लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन STM1 1310। L1.2 बताता है लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन STM1 1550 नैनोमीटर। इसी तरह से ईथरनेट भी हम देखते हैं। फास्ट ईथरनेट होता है वो 100 Mbps कहलाता है। 1000 Mbps को हम क्या बोलते हैं, गीगाबिट ईथरनेट। 1000 Mbps को क्या बोलते हैं, गीगाबिट ईथरनेट। यदि इस तरह से नॉमेनक्लेचर लिखा है 100 बेस FX, इसका मतलब है केबल में फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। यदि T लिखा है तो T का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल किया गया है। S, L और Z जो है वो बता रहा है SFP का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तेजस के उपकरण भी रेलवे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं STM में। ये उपकरण STM1, STM4, STM16 हो सकते हैं। पुराने समय में जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता था वो तेजस का 100 MC1 मॉडल इस्तेमाल किया जाता था। पुराने समय में जो चेसिस आती थी जिसमें ये कार्ड लगी होती थी वो स्पेसिफाइड होती थी, STM1 के लिए ही इस्तेमाल होगी। आपको STM4 लगाना है तो पूरी चेसिस बदलनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें आपको चेसिस सेम रखनी है, सिर्फ अंदर कार्ड बदल देनी है। STM1 की जगह STM4 की कार्ड लगा देंगे, STM4 की जगह STM16 की कार्ड लगा देंगे। तो ये भी नया डेवलपमेंट है कि आपको चेसिस नहीं बदलनी पड़ेगी, मशीन सेम रहेगी, बस अंदर कार्ड स्लॉट में अलग डल जाएगी, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तेजस 100 MC1 जो मॉडल है, ये मॉडल जनरली 7 स्लॉट का होता है। पहले 2 स्लॉट में पावर सप्लाई कार्ड होती है। तीसरा स्लॉट जो नीचे आप ग्रीन पट्टी देख रहे हैं चित्र में, ये 3 नंबर स्लॉट कहलाता है। इसमें आपको ऑप्टिकल कनेक्शन तो मिलेंगे ही,
और उसके अलावा आपको कुछ RJ45 RS232 कनेक्टर मिल रहे हैं। इनमें आप NMS कनेक्ट कर सकते हैं, अलार्म के कनेक्शन कर सकते हैं, क्लॉक के कनेक्शन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ऑर्डर वायर के कनेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 3 स्लॉट मिलते हैं ट्रिब्यूटरी कार्ड के। ये ट्रिब्यूटरी कार्ड में आप E1 कार्ड डाल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड डाल सकते हैं, यह रिंग प्रोटेक्शन के लिए ऑप्टिकल कार्ड डाल सकते हैं। 7वां स्लॉट जो लास्ट स्लॉट है वो फैन ट्रे के लिए होता है। लेटेस्ट में जो अभी STM यूज किया जा रहा है वो मॉडल हम एक बार देख लेते हैं। तेजस 1400, ये रिसेंट में जो मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है TJ 1400, ये भी आप देखेंगे अभी जो परचेज किए गए हैं तेजस की तरफ से हमको सप्लाई किए गए हैं। इसमें टोटल 10 स्लॉट होते हैं। ये 10 स्लॉट में 1 3 5 6 7 स्लॉट जो है ट्रिब्यूटरी कार्ड के लिए होते हैं। ट्रिब्यूटरी कार्ड मतलब आप E1 या ईथरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। स्लॉट नंबर 2 और स्लॉट नंबर 4 जो है वो क्रॉस कनेक्ट कार्ड के लिए होते हैं। क्रॉस कनेक्ट कार्ड का मतलब होता है यहाँ पर आपको ऑप्टिकल कार्ड लगानी पड़ेगी। स्लॉट नंबर 8 और 9 ये पावर सप्लाई के लिए होते हैं। स्लॉट नंबर 10 जो है वो फैन ट्रे यूनिट होती है, जिसमें आपको अंदर फैन मिलता है और बाहर इसमें आपको NMS का कनेक्शन, आपको क्लॉक का कनेक्शन, अलार्म के कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल 10 स्लॉट का ये STM है। 10 स्लॉट में जो 2 नंबर और 4 नंबर है ये कार्ड में आप फाइबर कनेक्शन दे सकते हैं जो कि ट्रैफिक को लेकर के जाएगा। बाकी के जो 1 3 5 7 नंबर हैं, ये 1 3 5 6 7 नंबर जो हैं इसमें आप ट्रिब्यूटरी कार्ड भी लगा सकते हैं, ऑप्टिकल कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन 2 नंबर या 4 नंबर में आपकी कोई भी एक फाइबर कार्ड होनी चाहिए, ये बोलता है। अलग अलग तरह के इसमें कार्ड आते हैं। एक कार्ड है XA1480। XA14 में आपको 2 SFP और 32 E1 देखने को मिल रही हैं। तो रेलवे में जब हम ये कार्ड STM तेजस 1400 यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें 32 E1 का कनेक्शन मिनिमम देखने को मिलता है। 2 SFP पोर्ट मिल रहे हैं आपको। SFP पोर्ट में मतलब क्या होगा, फाइबर कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और एक E1 पोर्ट मिल रहा है जिसमें 32 E1 का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ईथरनेट कार्ड जो होती है इसमें आपको SFP पोर्ट के साथ में RJ45 कनेक्टर भी मिलते हैं। इनमें इनकी स्पीड बताई गई है कि 2 SFP आपको मिलेंगे गीगाबिट ईथरनेट के। एक आपको गीगाबिट ईथरनेट का इलेक्ट्रिकल पोर्ट, इलेक्ट्रिकल मतलब RJ45 पोर्ट मिलेगा। 3 इलेक्ट्रिकल फास्ट ईथरनेट को पोर्ट मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल का मतलब RJ45 कनेक्शन जहां पर कॉपर वायर होगा। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या बता रहा है, कॉपर वायर बता रहा है। पावर सप्लाई कार्ड है। ये फैन ट्रे यूनिट है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि NMS का पोर्ट है, अलार्म इन अलार्म आउट का पोर्ट है, इंजीनियरिंग ऑर्डर वायर के लिए पोर्ट दिया हुआ है और सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक का पोर्ट दिया गया है। तो मेरी तरफ से इतना ही। कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। वाना जी। नहीं सर, बराबर है, बहुत बढ़िया समझाया सर। ओके, परमार जी कोई क्वेश्चन आपको याद आता हो इससे संबंधित? नहीं साहब, आपने बहुत सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। धन्यवाद। सचिन जी एक बताइएगा, SFP में स्पीड कैसे निर्धारित होती है? SFP जो है वो पर्टिकुलर स्पीड के लिए ही खरीदा जाता है। मतलब आपको यहाँ मैं कैसे बोलूँ, SFP देखेंगे
तो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो 155 Mbps के लिए है या वो 622 Mbps के लिए है। जब आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो आपको स्पीड बतानी होगी, तब जाकर के वो आपको सप्लाई करेगा। या हम बोले कि जब हम टेंडर करते हैं तो हम टेंडर में लिखते हैं कि हमको ऐसा SFP चाहिए जो कि STM4 या STM1 या दोनों को सपोर्ट करे। ठीक है। नहीं, ये अंतर क्यों हो जाता है? क्या उसमें सिर्फ ये अंतर तो देखिए एसएफपी का काम क्या विंडो की है वजह से एक्चुअली। हो जाता है अंतर उसमें? नहीं सुनिए एसएफपी का काम क्या है। एसएफपी जब आप देखेंगे उसको हाथ में लेकर के, तो आप उसमें पाएंगे कि एक तरफ से तो फाइबर कनेक्टिविटी है और सेकंड एंड पर आप देखेंगे उसमें कॉपर कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी रहती बराबर ना, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हम बोलते हैं। तो अंदर जो फाइबर के लिए कनेक्शन दिए गए हैं उसमें फाइबर का ट्रांसमीटर है, फाइबर का रिसीवर है। फाइबर के ट्रांसमीटर में फाइबर की कनेक्टिविटी में अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ ट्रांसमीटर या उसमें रिसीवर लगा हुआ है। फाइबर का जो ट्रांसमीटर है वो क्या है, आपका लेजर सोर्स हो सकता है, एलईडी हो सकता है। वो ऑपरेट कब होगा, जब उसको इनपुट मिलेगा। वो इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाइनरी नंबर में 010101 के टर्म्स में। मशीन जो बाइनरी नंबर उसको इनपुट में दे रही है वो STM1 का डेटा रेट हो सकता है या STM4 का डेटा रेट हो सकता है। तो STM के लिए जो SFP बनाई जा रही हैं वो एक्चुअली में डिपेंड करती हैं STM की मशीन से कितना इनपुट STM1 का इनपुट या STM4 का इनपुट दिया जा रहा है। वहां तो स्विचिंग जो हो रही है सिर्फ इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल स्विचिंग हो रही है SFP के अंदर। इसमें हाई स्पीड का अगर रखें तो कोई दिक्कत रहती है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने देखा, मैंने तेजस 1400 की कार्ड बताई कि एक ही SFP में आप STM1 या STM4 दोनों इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो 155 Mbps का भी डेटा दे पाएगा, 622 का भी डेटा दे पाएगा। ये दे कैसे रहा है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो इनपुट आ रहा है मशीन के अंदर से उसको वो स्विचिंग करवा पा रहा है इतना। ठीक, बिल्कुल। ओके, और कोई क्वेश्चन है? प्रदीप कुमार जी। जी सर। कोई क्वेश्चन है? अभी तो स्टडी नहीं है सर, मैं थोड़ा एसएनटी साइड से हूँ, इसलिए अभी तो फिलहाल नहीं है सर। आप क्या करें, इसमें जो मॉड्यूल मूडल दिया हुआ है रीसेट का, उस मूडल में आप PDH और SDH के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लें। जनरली जो पेपर है उसमें किसी मशीन से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कितने स्लॉट की मशीन है, कौन से स्लॉट में कौन सी कार्ड है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि भाई डेटा रेट क्या है, टाइम स्लॉट कितना है, टाइम स्लॉट में टाइम पीरियड कितना है। ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि STM1 का डेटा रेट, उसकी E1 याद कर लें। जनरली जो क्वेश्चन इसमें से होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि भाई STM1 में कितनी E1, STM4 में कितनी E1, उसका डेटा रेट कितना। इस तरह से कर लें आप। जी जी। ओके, तो आपके यदि पास लिंक है तो शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन बैंक मूडल वाला चाहिए आपको, आपने अगर कोई बनाई है तो इसके अनुरूप ADHD लेवल की। मैं कलेक्ट करके कर देता हूँ आपको, है ना। आपकी बैच बुधवार को खत्म हो रही है। ये कोर्स बुधवार को खत्म हो रहा है ना, 31 को, 31 को खत्म हो रहा है। को खत्म हो रहा है हाँ सर। ठीक है, तो मैं उसके पहले आपको दे देता हूँ। मैं दे दूंगा ट्रेनिंग सेंटर में, वो ग्रुप में डाल देंगे। यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन क्लोज करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, Okay, thank you, sir. सर थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।